सो टेल मी कि लाइक जो लोग सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या अपना कंसंट्रेशन पावर को लूज कर रहे हैं, सो वो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो बेसिकली सोशल मीडिया की वजह से क्यों ये हो रहा है, क्या होता है ब्रेन के अंदर जब हम कोई रील स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं, या कंटिन्यूसली जब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी चीज़ें हम देखते जाते तो ब्रेन में डोपामिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन आवर ब्रेन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंस्टेंट सो टेल मी कि अगर रात को उनका क्या राइट वे होना चाहिए स्लीपिंग हैबिट का, जिससे उनके ब्रेन को कैप्चर करने में या फोकस को इंक्रीज करने में हेल्प करे? अगर हमें 7 से 9 घंटे की नींद नहीं मिलती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट होते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं। सो मैम, इसमें आपने इतनी सारी सर्जरीज करी, तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस भी आते हैं एंड बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। तो टेल मी कि लाइक आपको ऐसा कौन सा सबसे मेमोरेबल सर्जरी आपके दिमाग में हो, जिससे के अलावा आपको उससे बहुत कुछ सारी चीज़ सीखने भी मिली हो? यंग बंदा था 32 इयर्स का, उसका ट्रैफिक में स्कल में फ्रैक्चर, ब्रेन के अंदर हेमरेज, ये सब हो गया। बट सो आप लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं जब सपोज किसी का डेथ हो गया, उनकी फैमिली आपके सामने में, तो ऐसे क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या इमोशनली लेवल पे क्या बैलेंस करते हो आप? तो ऐसे सिचुएशंस में भी फैमिली के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए रहता ही है, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं लाइक बिलियनर्स लाइक इलॉन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टाइन या बिल गेट्स, सो इनमें ऐसा क्या एक्चुअली में इनका किस लेवल पर ब्रेन का फोकस लेवल होता है, या क्या ऐसा पॉइंट होता है कि जो कॉमन पीपल में नहीं होता है? ये अगर कॉम्बिनेशन में रहा चीजें तो जो आपका करंट लेवल है उससे आप ऊपर उठ जाओगे। ऐसा नहीं है कि हेलो, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है बिकॉज आज हमने एक ऐसे टॉपिक को लेके आए जो आपके माइंड से रिलेटेड है, आपकी सक्सेस से रिलेटेड है एंड आपके लाइफ से रिलेटेड है। आज एक ऐसे ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपके सक्सेस में, आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी हर हैबिट्स में इन्वॉल्व होता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। आज हमने डिटेल में बात किया है कि आप अपने ब्रेन को कैसे हेल्थी रख सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, किस तरीके से आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो, योगा के क्या बेनिफिट्स होते हैं, मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे सिमिलर टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया है जिससे आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और आज जो हमारे गेस्ट है वो एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन है जिन्होंने काफी लोगों की लाइफ को चेंज किया है थ्रू न्यूरोसर्जरी। एंड आज जो डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो वेलकम मैम, हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू। सो या मैम, लाइक न्यूरोसर्जन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा निश है, राइट? बट इसमें काफी प्रेशर होता है, काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। सो आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी? आपका क्या इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू था इसे? तो MBBS करते समय ही एक हमारा बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को हमें स्टडी करना होता है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को, मतलब एक मदर के वूम से वो कैसे बनता है जब तक अडल्ट होता है, वो पूरा हमें पढ़ाई करना पड़ता है। तभी एक थोड़ा सा लाइकिंग था न्यूरो रिलेटेड सारी चीजों के लिए। तो MBBS के जर्नी के टाइम न्यूरो, मतलब ब्रेन और स्पाइन के तरफ का लाइकिंग, प्लस MBBS खत्म होते होते मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझे सर्जरी करना ज्यादा पसंद है। तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके मैंने बहुत सोच समझ के न्यूरो सर्जरी एज अ फील्ड चूज किया कि जो मेरा नेचुरल लाइकिंग है और प्लस जो मुझे करना है, जो मुझे ऐसे लगता था कि सर्जरी इज माय पैशन। तो इसीलिए फिर न्यूरो और सर्जरी को मिक्स करके आई थॉट कि न्यूरो सर्जरी इज द बेस्ट फॉर मी। एंड ये ऐसे बहुत ही सोच समझ के लिया गया डिसीजन था। ऐसे नहीं था कि बचपन से ही न्यूरो सर्जन बनना था, वैसा नहीं था। MBBS के दौरान ही मुझे समझ में आया कि मुझे ये चीज करना है ऐसे। राइट। सो आपने लाइक उसे प्रॉपर प्लान किया, देन उसके बाद में उसे गो हेड किया। यस। बिकॉज लाइक एज ऑफ नाउ मैंने देखा है
न्यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जन्स, ये बहुत एक नीश डोमेन है, बहुत हाई लेवल का डोमेन है। एंड इसमें मैम क्या होता है, जैसे अभी राइट नाउ मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा बहुत सारे यूथ का क्या होता है कि वो लोग गैजेट्स यूज करते, फोन चलाते, रील स्क्रॉल करते, लाइक उनका ना कंसंट्रेशन पावर काफी लो हो जाता है, या वो लोग ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। मे भी हो सकता है कि एआई की वजह से उनको सारी चीजें शॉर्टकट्स मिल जाती है, बिकॉज एट दैट टाइम आपके टाइम में तो बुक्स ही अवेलेबल थी, राइट? एंड लाइक हमारे टाइम में भी बुक्स ही थी, बट राइट नाउ कि जो जेंजिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, या बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों को जल्दी इजीली रिसोर्स मिल जाता है, जिस वजह से ज्यादा वो फोकस नहीं बढ़ा पाते हैं या फोकस लेवल को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। सो टेल मी कि लाइक जो लोग सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या अपना कंसंट्रेशन पावर को लूज कर रहे हैं, सो वो उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो बेसिकली सोशल मीडिया की वजह से क्यों ये हो रहा है, क्या होता है ब्रेन के अंदर जब हम कोई रील स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं, या कंटिन्यूअसली जब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी चीजें हम देखते जाते तो ब्रेन में डोपामीन नाम का जो केमिकल होता है वो फटाफट खत्म हो जाता है ना? तो डोपामीन क्रैश इसे कहते हैं। डोपामीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन आवर ब्रेन, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। आपने एक रील हटाया, दूसरा नहीं, ये पसंद नहीं आया, तीसरा ये पसंद नहीं आया, चौथा। इससे अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। एक ब्रेन को अच्छा भी लग रहा है वो देखना, और वो साइमल्टेनियसली नुकसान कर रहा है कि वो ब्रेन का अटेंशन स्पैन खींच ले रहा है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपके ब्रेन को कोई भी एक टास्क कंटिन्यूअसली करने की आदत नहीं है। आपको हर 30 सेकेंड्स में एक नया टास्क चाहिए, एक नया नॉवेल्टी चाहिए, एक फिर से डोपामिन हिट चाहिए, जो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में ना हम कुछ स्क्रॉल कर सकते हैं, ना हम कोई किताब पढ़ने के टाइम पे एक पन्ना स्क्रॉल कर लिया, दूसरा पन्ना स्क्रॉल कर लिया, नहीं, हमें फोकस करके बैठना चाहिए, बैठना पड़ता है रादर। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन और फोकस करने की क्षमता है वो हमारा ये सोशल मीडिया की वजह से कम होते जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया एकदम ही खराब है, जैसे हम ही अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो इससे लोगों को पता तो चल रहा है इन्फॉर्मेशन, बट टाइमली डिटॉक्स कि हाँ हो गया, इतने घंटे ही मुझे ये करना है, फिर मुझे फोन देखना ही नहीं है, या फिर मुझे ये स्क्रोलिंग माइंडलेस करना ही नहीं है, वो एक डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। या आई टोटली एग्री, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि अगर किसी अपना लाइक फोकस को बढ़ाना है तो पहले तो खुद से कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है कि आज हम लोग अगर फोन ओपन करते हैं, सो हम लोग प्लान तो करते हैं कि 10 मिनट्स हम लोग स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे, बट वो कब 1 आवर या 30 मिनट्स में चले जाता है पता ही नहीं चलता है। सो आई टोटली एग्री कि मुझे भी लगता है कि इस चीज को प्रॉपरली वो अपना पहले पर्पस क्रिएट करे कि हमें कितना टाइम या उनका वाई पता होना चाहिए कि हमें क्यों देखना है या किस लिए देखना है, एंड उसमें कमिटमेंट होना चाहिए उनका। सो उससे आई थिंक कि बहुत इजी लेवल पे या बहुत अच्छे से उनका फोकस लेवल इंक्रीज हो सकता है। बट मैम प्रॉब्लम ही आती है, जैसे मेरे सराउंडिंग में काफी यूथ्स हैं एंड मैं देखता हूँ लोगों की ना लाइफ साइकिल काफी चेंज हो चुकी है। लाइक उनका स्लीपिंग हैबिट्स, वो लोग बहुत देर रात तक फोन देखते हैं या फोन स्क्रॉल करते हैं, एंड उस टाइम में क्या होता है कि मे बी मुझे नहीं पता, बट मैं बताना चाहता हूँ कि रेस ओपन होते हैं लाइक अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से। सो उस टाइम में क्या होता है कि लोग हाईली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, शोर शराबा की चीजें देखते हैं, जिससे उनकी स्लीपिंग हैबिट्स खराब होती है। अब स्लीपिंग हैबिट खराब होने की वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंड स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से उनको टेंशन आते हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टेल मी कि अगर रात को उनका क्या राइट वे होना चाहिए स्लीपिंग हैबिट्स का, जिससे उनके ब्रेन को कैप्चर करने में या फोकस को इंक्रीज करने में हेल्प करे? तो आपने एक ही सवाल में 2-3 सवाल पूछ लिए, ठीक है, हम 1 बाय 1 इसको आंसर करेंगे। पहला चीज कि स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है ना? हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम नाम का एक अलग सिस्टम होता है, जो ब्लड वेसल्स को छोड़ के एक अलग ही पूरा सिस्टम होता है, जो हर एक ऑर्गन से उसका कचरा साफ करता है। सपोज आज हमने सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे तक हमारे शरीर में काम किया, तो काम करते टाइम सारी जो अच्छी अच्छी चीज थी खून से, वो हमने अच्छे खून से ले ली,
जो हमें चीजें जरूरी नहीं थी वो गंदे खून में फिर से हार्ट में चली गई, लंग्स में चली गई, है ना। तो बीच का जो भी कचरा रह जाता है किसी भी ऑर्गन में, जैसे लंग्स हो गए, लिवर हो गया, कहीं पे भी, तो लिम्फेटिक सिस्टम एक अलग से सिस्टम है जो ये सारा ड्रेन करके फिर से हार्ट तक लेके जाता है। ब्रेन के अंदर ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता है। तो जब हम सोते हैं तभी जो ब्रेन का कचरा साफ करना है या जो ब्रेन के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो क्लीन होते हैं। अगर हमें 7 से 9 घंटे की नींद नहीं मिलती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट होते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं, ठीक है। ये बीटा एमिलॉइड को निकालना बहुत जरूरी है, वरना लॉन्ग टर्म डिमेंशिया, पार्किंसंस या ऐसे सारे जो भी अलग अलग ब्रेन के प्रॉब्लम्स है वो सारे हो सकते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज, ये सारे बीटा एमिलॉइड के इकट्ठा होने की वजह से होते हैं। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द टाइम व्हेन द ब्रेन इज गेटिंग क्लीन, है ना। पूरे दिन के जो हमारे थॉट्स थे, जो एक्टिविटीज थी, उसके वजह से ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको क्लीन करने के लिए स्लीप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर हमारा स्लीप एडिक्वेट नहीं हो रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल का क्या काम है? कॉर्टिसोल जो हमारा मेमोरी का सर्किट है, ठीक है, जो हमारा एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये हमारे जो ऑर्गन्स है ब्रेन के अंदर के, ये मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी के सर्किट्स बनाना, ये इनका काम होता है। जब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है ना, बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, नाउ दैट स्ट्रेस कैन बी एनवायरमेंटल स्ट्रेस और ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप और ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स। बट जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तब जो मेमोरी वाले सर्किट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनका फंक्शन कम हो जाता है। तो भले आप कितना भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो बट आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना। तो स्ट्रेस का ये एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर ब्रेन। अगेन, स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, जैसे आपने कहा कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है ना, क्योंकि एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन मिल रहा है आपके ब्रेन को। आप कुछ ना कुछ देख रहे हो तो सिर्फ देख ही नहीं रहे हो, उसको सुन भी रहे हो, उसके बारे में सोच भी रहे हो। तो ये पूरा एक्टिविटी ब्रेन में कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है। तो अगर आप सोने के टाइम तक ये करते ही रहोगे तो फिर डेफिनेटली आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, आपको नींद आने में भी टाइम लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि मैं 8 बजे से पड़ा हूँ बेड पे, अंधेरा है, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। बट आपको ये सोचना चाहिए कि आप कंटिन्यूअसली फोन देख रहे हो, आप तो रेस्ट कर रहे हो फिजिकली बट मेंटली आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सोने से 1 घंटे पहले आपको आपका सारा स्क्रीन बंद करना ही पड़ेगा। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप छोटे छोटे हैबिट्स कीजिए, जैसे आप एक बुक, कोई भी एक किताब रख लीजिए, 2 पन्ने उसके पढ़ो, अपने आप नींद आ जाए। ये मेरे साथ में होता है। तो वही है कि स्क्रीन अवॉइड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर स्लीप, अगर आपको स्लीपिंग का इश्यू है। एंड अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन के लिए, पूरे उसके रिकवरी के लिए। तो अगर हम रिकवरी नहीं करने देंगे किसी को तो फिर वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड खराब हो ही जाएगा। राइट, आई टोटली एग्री इसमें। बट मैम, एक एवरेज स्लीपिंग आवर्स कितना होना चाहिए, मतलब क्या ड्यूरेशन होना चाहिए उसका, जिससे प्रॉपर नींद आए और प्रॉपर बॉडी मतलब रिलैक्स हो जाए? ऑन एन एवरेज 7 to 9 आवर्स, ये एक क्या कहते हैं रेंज है। जितना ब्रेन के पूरे वो जो क्लिनजिंग प्रोसेस है उसको उतना टाइम लगता ही है ना। कुछ लोग 4 घंटे नींद में भी काम कर लेते हैं, बट वो फिर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज सब लोगों के लिए 7 से 9 घंटा इज अ गुड इनफ टाइम कि हाँ उतना आपको लेना चाहिए। बट आपने इसमें एक बात और बोली कि लाइक जब स्ट्रेस होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटीज भी थोड़ी कम हो जाती है। बट नाउअडेज जैसे मैंने देखा है, जैसे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, मैं लाइक अर्ली मॉर्निंग वेकर हूँ, राइट। तो मुझे ना मॉर्निंग में ज्यादा एनर्जी होती है, बट कुछ ऐसे यूथ्स होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी नाइट में इंक्रीज होती है, लाइक आफ्टर 7 to 8 के बाद में। सो ये क्यों होता है? मतलब कि कुछ लोगों की बहुत मॉर्निंग में, जैसे मैं शाम तक मेरा बैटरी सारा लो हो जाता है, बट ऐसी लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स है, ऐसे कुछ सराउंडिंग्स मैंने देखा है जो लोग शाम को 6 से फिर 1, 2, 3 बजे तक वो काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या कैसे डिफरेंस होता है, मतलब क्यों होता है ये?
एक इंडिविजुअल लाइफस्टाइल के ऊपर होगा, है ना। Okay. जैसे आप जल्दी उठते हो तो आपका जितना भी वो डे का एनर्जी सोर्स है वो शाम तक खत्म हो जाता है। Right. शायद वो उठते ही 10-11 बजे, हाँ, है ना। ये भी हो तो सकता फिर है। उनका वो जो पीक आते आते Okay, शाम हो okay. जाती है या रात हो जाती है। इसका एक क्या कहते हैं, एक कोई सेट आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। वो Okay. जनरली किसी भी इंसान की दिनचर्या पे डिपेंड करता है कि वो शुरू से ही ऐसे है तो वो या किसी ब्रेन का ट्रेन बॉडी हो गया। टाइप ऐसा कुछ बना हुआ होता है मैम कि लाइक सपोज कि अगर जो ज्यादा फैटीज है तो उनमें मतलब प्रोडक्टिविटी कम होंगी या थोड़े आलसी एक्टिविटीज भी होती है, नहीं, मतलब इसका ऐसा कुछ होता है इसमें? नहीं, इसका okay. ऐसे कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं है Right. प्रोडक्टिविटी के साथ। ओके, सो इसमें मैम बेसिकली मैंने और भी चीजें देखी है कि एक जो न्यूरो सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ आपको, एक आपका पर्सनल क्वेश्चन है, मैं आपसे एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। बहुत सारे ना ऐसे सर्जरी के टाइम में काफी क्रिटिकल सिचुएशंस भी आते होंगे ओटीज में, एंड उसमें बहुत सारे प्रेशर्स भी होता है कि यार ये सही में मतलब इसे हम लोग बचा पाएंगे या एक ये इजी वे है या हार्ड पॉइंट है। सो उस टाइम में आपका माइंडसेट क्या होता है कि जब आप ओटी में जाते हो तो किस तरीके से अपने माइंडसेट को प्लान करते हो, क्या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होता है पूरा? तो न्यूरो सर्जरी में हमारे पास 2 टाइप के केसेस आते हैं। Okay. एक होता है जो इमरजेंसी सर्जरीज हमें करना होता है और Okay. दूसरा होता है जो हम इलेक्टिव या प्लान्ड सर्जरीज करते हैं। एग्री, क्योंकि आपने कल ही मुझे बोला था कि हम लोग मॉर्निंग में करते हैं बट आपके पास में इमरजेंसी केस तुरंत आ गया, तो काफी सिचुएशन क्रिटिकल होते होंगे। तो इमरजेंसी केसेस में क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं रहता ज्यादा। टाइम इज इक्वल टू ब्रेन। हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे सर्जिकल डिसीजन लेने में या सर्जरी तक पहुंचने के लिए तो उतना ब्रेन डैमेज होते रहेगा, ठीक है। दूसरे टाइप के जो केसेस आते हैं वो जो हमारे कोल्ड केसेस कहते हैं या फिर इलेक्टिव केसेस कहते हैं, जिन्हें मतलब जिनमें ट्यूमर्स हो गए या फिर क्या कहते हैं कुछ जो अलग टाइप के हिमरेजेस है जो धीरे धीरे ब्रेन में इकट्ठा होते हैं, है ना। या फिर कोई और प्रोसीजर्स हो गए, जैसे किसी को आकड़ी आती है या सीजर्स आते हैं उसके प्रोसीजर्स हो गए या कोई फंक्शनल न्यूरोसर्जरी हो गया, तो वो सारे केसेस हम प्लान करके करते हैं। और एक होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में जनरली हमारे पास ट्रॉमा के केसेस आते हैं कि सर में चोट लग गई है, ब्रेन के अंदर हिमरेज हो गया है, तो ये सारा इमरजेंसी होता है। दोनों टाइप में हमारा प्लानिंग और अप्रोच काफी अलग होता है ना। इमरजेंसी में हमारा मेन एम यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी जो ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है या बन रहा है उसको हम रिलीव करें, है ना। तो उसके लिए जो हमारा प्रिपरेशन या जो हमारा स्पीड होता है सर्जरी का वो एब्सोल्युटली अलग होता है ना। एट दैट टाइम वी आर डीलिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। हमें चाहिए कि हम हर सिचुएशन में इस पेशेंट की जान बचा सकें, है ना। ब्रेन का जो भी इंजरी हुआ है उसको हम जल्द से जल्द ठीक कर सके और ब्रेन को स्पेस दे सके, ब्रेन को ठीक होने के लिए एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट तैयार कर सके। इमरजेंसी के अलावा जो हमारे इलेक्टिव केसेस होती है उसमें हमारा अलग प्लानिंग चलता है। वो हम 1-2 दिन प्लान करते हैं कि हाँ कोई कॉम्प्लेक्स ट्यूमर है तो उसको अप्रोच कैसे करना है, कितने घंटे की सर्जरी होगी, हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो डेफिनेटली दोनों को हम काफी अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। दूसरा जो आपका मेन क्वेश्चन था कि कैसे लगता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो आप सोचो कि एक धड़कता हुआ दिमाग खुला है, उसमें किसी के सपने हैं, किसी के इमोशंस है, पूरा एक पर्सनालिटी है, उस पे ऑपरेट करना वो काफी ही मतलब हम इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, है ना। हम उस समय पे बस पूरा यही कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे हम इस पेशेंट को हेल्प कर सके। जो भी हमारा नॉलेज है, जितना भी हमने पढ़ाई किया, वी आर वेरी हम्बल्ड एट दैट मोमेंट एंड वी जस्ट वांट टू हेल्प दैट पेशेंट। ऐसा है। दैट्स नाइस। सो मैम इसमें आपने इतनी सारी सर्जरीज करी, सो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस भी आते हैं एंड बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। तो टेल मी कि लाइक आपको ऐसा कौन सा सबसे मेमोरेबल सर्जरी आपके दिमाग में हो जिससे आपको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना हो और पड़ा हो और उसके अलावा आपको उससे बहुत कुछ सारी चीजें सीखने भी मिली हो। सो टेल मी कि लाइक कौन सा ऐसा आपका चैलेंजेस फेस था? तो जब मैं न्यूरोसर्जरी की पढ़ाई कर रही थी, हाँ रेसिडेंसी के टाइम पे, तब काफी सारे ऐसे केसेस रहते थे कि जब हम प्लान करके कुछ जाते थे लेकिन वो एकदम ही उल्टा निकलता था वहां
थे, जो हमारे इलेक्टिव केसेस होते थे। हमने सोचा था कि अरे ये ट्यूमर में इतना ब्लीडिंग नहीं होगा, बट शुरू से ही उसमें इतना ज्यादा ब्लीडिंग होने लग गया, या फिर वो ट्यूमर निकालने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी जितना हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं है, बल्कि इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस के जहाँ पे हम सोच के कुछ गए थे और निकला कुछ और, राइट। तो वो काफी सारे ऐसे मेमोरेबल केसेस है हमारे पास। एनी वन इंसिडेंस जो आपको लाइक काफी टच हो या आपको याद हो? जैसे एक पेशेंट था, हम सब हार चुके थे कि हमने बहुत कोशिश की, सर्जरी के बाद भी इतना रिकवरी नहीं हो पा रहा था। हमने रिलेटिव्स को भी काफी कन्विंस किया था कि आउटकम अच्छा नहीं आएगा। यंग बंदा था, 32 इयर्स का, उसका ट्रैफिक में स्कल में फ्रैक्चर, ब्रेन के अंदर हेमरेज, ये सब हो गया था। बट फैमिली ने कभी गिव अप नहीं किया। फैमिली हमेशा, उसके पेरेंट्स ने इतना मेहनत किया उस पर, इतना मेहनत किया। अल्टीमेटली वो 7-8 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद चल के गया घर पे। तो वो एक केस मेरे लिए काफी मेमोरेबल था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये उठेगा, बोलेगा, जिंदा भी रहेगा कि नहीं, बट वो इंसान हमारे हॉस्पिटल से चल के गया। तो वो काफी टचिंग भी था और मेमोरेबल भी था। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज क्या होता है कि लाइक हर पर्सन के लिए एक लास्ट होप होता है डॉक्टर। डॉक्टर लाइक कि सेकंड भगवान, एक हम लोग बोला तो कि जहाँ पे सब लोगों ने अपनी होप्स को छोड़ दी है वहां पे डॉक्टर काम आता है। बट मैम समटाइम ऐसा भी होता है क्योंकि न्यूरो सर्जरी इज लाइक अ वेरी मतलब क्रिटिकल की एक ये हाई प्रेशर पॉइंट ऑफ चीज है कि लाइक यहाँ पे रेशियोज भी 70% अगर हाँ सक्सेस हो रहा है तो समटाइम 30% 20% डेथ रेशियो भी होता है। सो आप लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं जब सपोज किसी का डेथ हो गया है, उनकी फैमिली आपके सामने में, तो ऐसे क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या इमोशनली लेवल को आप बैलेंस करते हैं वहां पे? जैसे आपने सही कहा कि न्यूरो सर्जरी में हमेशा सब कुछ रोजी नहीं होता है ना। इट इज अ वेरी क्रिटिकल फील्ड और कई बार पेशेंट्स आते ही हमारे पास इतने खराब कंडीशन में है कि हम सर्जरी ऑफर भी नहीं कर पाते। दे आर ऑलरेडी ब्रेन डेड, या फिर ब्रेन में इतना सारा डैमेज हो चुका होता है कि हम सर्जरी करके भी कुछ गेन नहीं करेंगे उसमें, है ना। सर्जरी करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में भी फैमिली के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए रहता ही है, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। आप सोचो कोई इंसान बैठ के चाय पी रहा था, अचानक से कह रहा है कि हाथ में झंझनाहट हो रही है, कमजोर पड़ रहा है, स्ट्रोक के सिम्टम्स आ गए, बेहोश होके गिर गया। अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचेगा, सीटी स्कैन होगा और पता चलेगा कि ब्रेन हेमरेज है और बहुत बड़ा हेमरेज है, और अगर ये एक 40 साल का आदमी है, तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा उस फैमिली को कन्विंस करना कि जो इंसान 2 घंटे पहले घर पे बैठे बैठे चाय पी रहा था, अब मुझे उन्हें समझाना है कि वो ब्रेन डेड हो चुका है ना। तो ये चैलेंजेस तो न्यूरो सर्जरी में रहते ही है। बट हाँ, एक होता है कि पेशेंट्स को कभी कभी एक्सेप्टेंस नहीं आता, या वो समझ नहीं पाते कि कितना क्रिटिकल होता है ब्रेन का मामला। वो भोले होते हैं या फिर इतना अवेयरनेस नहीं है न्यूरो सर्जरी या ब्रेन के बारे में कि एक बार ब्रेन डैमेज हो गया एक सिग्निफिकेंट हद तक तो वो रिकवर नहीं होता है ना। तभी हमें फिर भगवान कह लो या ऊपर वाले क्या कोई शक्ति या व्हाटएवर यू बिलीव इन, है ना, उसको सरेंडर करना ही पड़ता है। जो आपका फेट है वो तो होने ही वाला है, आखिर हम सबको एक दिन मरना ही है, कोई भी वे में हो, कैसे भी हो। तो एक हमें फिर उन्हें वैसे ही काउंसिल करना पड़ता है कि इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, ये नसीब की बात थी, ये फेट था, ये कोई ऐसे मरना था तो कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे। राइट, आई टोटली एग्री। बट मैम आपने बीच में कहा कि लाइक कि ये किसी को पता नहीं होता, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, राइट। बट समटाइम ऐसी भी सिचुएशन आती है कि लोगों को अवेयर होना शुरू हो जाता है, बट वो लाइक प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं या वो थोड़ा मतलब केयरलेस हो जाते हैं एट सम टाइम। सो टेल मी ऐसी क्या बेसिक्स हैबिट्स होनी चाहिए जिनसे वो अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं? देखो, न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए सबसे खतरनाक बीमारियां होती है वो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना। ये जो कॉमन बीमारियां है, हाँ, जो ये कॉमन बीमारियां है जो आज ऑलमोस्ट इंडिया में ऐसे एपिडेमिक जैसा हो गया कि हर दूसरे या तीसरे बंदे को ये दिक्कतें है ही। और मोस्टली जो यूथ है
जो 30 to 40 इयर्स के बीच के हैं वो लोग बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं, है ना, वो सीरियसली नहीं लेते ये सब चीजों को। बट इसके पीछे का रीजन क्या आ रहा है, लाइक जैसे ये हमारा लाइफस्टाइल चेंज है ना, हमारा जो अभी ये हाई डिमांडिंग हसल कल्चर वाला जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हम हमारे खुद के सेल्फ केयर को या ब्रेन हेल्थ को या ओवरऑल बॉडी हेल्थ को हम फोकस नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं करना चाहते, नहीं टाइम मिलता, या फॉर XYZ रीजन, वो किसी का भी कुछ भी रीजन हो सकता है। बट हाँ, एक हम बाकी सब तो बहुत कुछ कर रहे हैं बट खुद की हेल्थ पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे, है ना। उस वजह से ये बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन हो गया, आज गोली खाई कल नहीं खाई, ठीक है आज तो सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है, क्या ही हो जाएगा। बट अचानक से ऐसे ये 30 to 40 इयर्स के जो लोग हैं जिनको ऑलरेडी BP डायग्नोस्ड है और जो नहीं केयर कर रहे, वो सडनली ब्रेन हेमरेज का शिकार होके फिर हमारे पास आते हैं। और ये जनरली अपने फैमिली के ब्रेड विनर्स होते हैं, है ना, यही एक कमाने वाला मेन मेंबर होता है, जिस पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। तब वो फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है ये चीज को एक्सेप्ट करना कि अब वो मेंबर नहीं उतना काम कर पाएगा। कई बार ब्रेन में ऐसे डैमेजेस हो जाते हैं कि आप जिंदा तो रह लेते हो सर्जरी और सारे मॉडर्न इंटरवेंशन के साथ, बट आप फंक्शनल नहीं रह पाते, आप वही जॉब फिर से नहीं कर पाओगे। तो वो सारी चीजों पे फोकस करना, खुद की हेल्थ पे फोकस करना, समझना कि ये सारी चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री। बट मैम इसमें जेनेटिक्स का भी कुछ रोल होता है कि लाइक अगर आपके पेरेंट्स को सपोज डायबिटीज वगैरह है कुछ है तो वो बाय डिफॉल्ट उनके चिल्ड्रन से बच्चों में भी आ जाता है या उसे बैलेंस करा जा सकता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है किसी भी चीज के लिए, बट आप अगर क्या कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रख के या फिर प्रॉपर डॉक्टर्स को कंसल्ट करके सही से आप रहोगे तो डेफिनेटली उस चीज को अवॉइड या डिले किया जा सकता है ना। ऐसा भी नहीं है कि 100% जीन्स का ही फॉल्ट हमेशा रहे। दैट्स नाइस। सो मैम इसमें बेसिकली मैंने जितना समझा है कि लाइक हमें मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस तो खुद से ही लेनी होंगी एंड खुद ही से ध्यान रखना होगा। बट टेल मी कि लाइक सम बेसिक फैक्ट्स लाइक कि ब्रेन और माइंड में जो कॉमन होता है और जो कॉमन लोगों को नहीं पता है, तो ऐसे क्या फैक्ट्स होते हैं या फैसिनेटिंग चीज होती है जो लाइक लोगों को पता होनी चाहिए? जैसे सब बोलते हैं कि हम हमारा सिर्फ 10% ब्रेन यूज करते हैं, वो तो एकदम ही रॉन्ग है। तो मिथ है या रियल? ये मिथ है, ये मिथ है। हम हमारा 100% ब्रेन हमेशा ही यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5% ब्रेन यूज होता है या 10%, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बिकॉज क्या होता था, हम लोग जब बच्चे थे तो हमें बताया जाता था कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका ब्रेन 97% 99% यूज होता है, हमारा 0.3 या कुछ, या लिटरेसी रेशियो खराब है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होते थे बीच में। नहीं, हम हमारा 100% ब्रेन यूज करते हैं ऑलवेज, ठीक है। ये एक चीज है। दूसरा कि पहले ऐसा समझा जाता था कि ब्रेन नया नहीं बनता, या फिर अगर क्या कहते हैं ब्रेन में रीग्रो होने की पावर नहीं है। बट रिसेंट स्टडीज और रिसर्च से पता चला है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली ब्रेन को चैलेंज करें, जैसे अगर आप नया एक एक्टिविटी रोज सीखे, राइट, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो, या फिर कोई एक नया लैंग्वेज सीख रहे हो, या आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो, या मैथ्स का कुछ सॉल्व कर रहे हो, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे ब्रेन स्टिमुलेट होता है, तो ब्रेन में नए मेमोरी, फोकस और अटेंशन के सर्किट्स बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई स्ट्रगल करता है अपने फोकस को लेके, तो उनको योगा और मेडिटेशन से भी काफी फोकस रिलेटेड जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप होते हुए हमने देखे हैं, ठीक है। तो ब्रेन को आप जो वायरिंग है वो आप कोई भी एज में कभी भी चेंज कर सकते हो, अगर आप मेहनत करो तो डेफिनेटली वो चेंज आ सकता है। पहले ये नहीं जाना जाता था, अब हमारे रिसेंट रिसर्च और स्टडीज में ये पाया गया है, ठीक है। तो ये एक दूसरा ऐसा फैसिनेटिंग चीज है। बट मैम इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, नाउअडेज क्या होता है, नाउअडेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोड़ दीजिए, एक बेसिक्स में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं लाइक मिलियनर्स, बिलियनर्स, लाइक इलॉन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टाइन या बिल गेट्स,
सो इनमें ऐसा क्या एक्चुअली में इनका किस लेवल पे ब्रेन का फोकस लेवल होता है, या क्या ऐसा पॉइंट होता है कि जो कॉमन पीपल में नहीं होता है, मतलब आपको क्या लगता है? एक होता है कि जो नेचुरल गिफ्ट होता है, ठीक है, Okay. उससे हम compete नहीं कर सकते। ओके। बाकी आप चाहो कि मैं एक एवरेज इंडिविजुअल हूँ, जैसे आप और मैं, हम काफी Right. एवरेज इंडिविजुअल हैं, Right. हम अल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं है, ना मैं ना आप, बट अगर मुझे जो भी मेरा लेवल है उससे आगे बढ़ना है, ब्रेन को स्ट्रांग करना है, ब्रेन पावर को स्ट्रांग करना है, Right. तो डेफिनेटली डाइट एंड एक्सरसाइज एंड ब्रेन एक्टिविटी, ये तीनों चीजों पे अगर मैं फोकस करूंगी Okay. तो डेफिनेटली, अगर सपोज मेरा अभी पावर है सपोज 70%, 100 Right. में से, तो मैं उसको 80-85 तक लेके जा सकती हूँ, है ना। तो डाइट इन टर्म्स ऑफ कि आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना है, Okay. है ना। Yeah. जो भी हमारे ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट फूड्स है Okay. वो आपको खाने ही खाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा 3, है ना, Yeah. ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर Okay. ब्रेन। नट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी Okay. इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, डेली एक्सरसाइजेज हो गए, Okay. या फिर थोड़ा आप क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, दिस इज Right. वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हेन इट कम्स टू स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन, तो जैसे Right. मैंने पहले भी कहा कि कोई एक नया एक्टिविटी रोज आपको करना है, आपको रोज अपने आप को और आपके ब्रेन को चैलेंज करना है कि कल Right. मैं इतना कर पा रहा था, अब मुझे ये करना है ना। ये अगर कॉम्बिनेशन में रहा चीजें, तो जो आपका करंट लेवल है उससे आप ऊपर उठ जाओगे। ऐसा नहीं है कि जो एकदम ही 30-40% पे है वो 90% हो जाएगा, बट डेफिनेटली वो 50-60 तक जा सकता है। राइट, आई टोटली एग्री, बिकॉज जैसे आपने कहा अभी कि आपको स्पोर्ट्स, आपको गेम्स खेलना है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, क्योंकि क्या होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, द मेंबर ऑफ 5 AM क्लब, टोनी रॉबिन शर्मा की है, राइट। उसमें यही बोला था कि आप जैसे अगर 5 बजे उठते मॉर्निंग में एग्जाम्पल, तो आप 20 मिनट्स में इसे डिवाइड कर लीजिए कि लाइक 20 मिनट्स हार्ड एक्सरसाइज, जिससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में मॉर्निंग में कुछ BDNF नाम का एक स्ट्रेस लेवल एक केमिकल सिक्रेट होता है, जिससे स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है। तो मुझे भी ये लगता है कि एंड हार्ड एक्सरसाइज करिए, तो उससे क्या होगा कि लाइक आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है या स्ट्रेस लेवल है वो काफी कम हो जाएगा, एंड योगा एंड मेडिटेशन से लाइक उनका एक फोकस लेवल इंक्रीज हो जाएगा और अपने आप को पीस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, राइट। सो मैम टेल मी कि लाइक आजकल बहुत सारे ना ऐसे भी फूड्स आ गए हैं जो दावा करते हैं कि आपका ब्रेन का फोकस पावर बढ़ा देंगे या ब्रेन लेवल को इंक्रीज कर देंगे या आपके कॉन्सेंट्रेशन को लाइक अगर 70 तो 85 या 90 तक लेके जाएंगे, बट आपको क्या लगता है कि लाइक ये मार्केटिंग ग्लिच है या एक्चुअली में ये काम करता है? कुछ कुछ प्रोडक्ट्स एक्चुअली काम करते हैं और Okay. कुछ कुछ उसी प्रोडक्ट्स के बलबूते पे अपनी दुकान चला रहे हैं, है ना। तो सही से रिसर्च करना, अपने डॉक्टर से उसको कंफर्म करना, उसी के बाद कंज्यूम करो, ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि जो भी मार्केट में मिल रहा है वो लेके खा के ये दावा मतलब खुद के ऊपर ट्राई करना सही नहीं है। जो भी अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको आपका ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करना है या कुछ भी करना है, तो यू कैन ऑब्वियसली कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर द सेम एंड आस्क देम कि ये सेफ है मेरे लिए लेना या नहीं। दैट्स नाइस। मुझे भी ऐसा लगता है, बिकॉज क्या है कि ब्रेन एक ऐसा फैक्टर है कि लाइक इसी से ही सारा हमारा डिपेंडेंसी है या इसी से ही सारी चीजें काम करती है, राइट। सो अगर आप कुछ भी ले रहे हैं तो बिफोर पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए बिहाइंड द सीन कि लाइक क्या क्या हो सकता है, एंड देन उसके बाद में आप गो हेड कर सकते हैं। बट मैम मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये एक बेसिक कॉमन सवाल है कि लाइक अगर किसी को न्यूरोसर्जन बनना है तो उसकी क्या बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, किन किन चीजों का उसको ध्यान रखना होता है और वो कैसे इसे प्लान कर सकता है? देखो, न्यूरो सर्जरी कोई भी कर सकता है ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग टाइप की कॉम्ब है जो कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो सारा क्लियर करके उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ मुझे न्यूरो रिलेटेड पढ़ाई करना पसंद है या फिर मुझे सर्जरीज पसंद है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली काफी टैक्सिंग है ना। हमारा ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट घर जाएगा, हमें काफी डेथ के साथ भी डील करना पड़ता है, काफी नेगेटिव आउटकम्स के साथ भी डील करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी डील करना पड़ता है। और ये कॉम्प्लिकेशंस ऐसे नहीं है जिन्हें हम क्या कहते हैं,
कह सकते हैं कि ये सही हो जाएगा। ब्रेन ऐसा एक ऑर्गन है जिसमें डैमेज कई बार काफी परमानेंट रह जाता है और पेशेंट्स उसमें से नहीं उठ पाते। तो वो एक रेजिलियंस रहना कि हाँ डे टू डे लाइफ में रोज इतना मोर्टालिटी Right. मॉर्बिडिटी देखना वो जरूरी है। बाकी तो एमबीबीएस के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें आप Basics हो गया। जनरल सर्जरी कर सकते हैं। जनरल सर्जरी के बाद फिर से एक टेस्ट देके आप न्यूरो सर्जरी तक पहुंच सकते हो। न्यूरो सर्जरी भी 3 साल का कोर्स है और एक एमबीबीएस के बाद 6 साल का कोर्स है। तो जो भी जैसे भी अगर कोई प्लान कर भी रहा है न्यूरो सर्जरी करने के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारे पाथवेज है। राइट, आप कोई भी चूज कर सकते हो और कोई भी बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कि मैं स्पेशल हूँ या कुछ भी। एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन डू इट। जो भी सोच के ठान के कि मुझे ये कर रही है वो कर सकता है। एग्री। बट मैम अभी क्या हो रहा है कि एआई का दौर आया है, सो बहुत सारी अभी न्यूरो सर्जरी में रोबोटिक्स आ गया है, रोबोटिक सर्जरीज आ गया है, बहुत सारे टाइप की चीजें आ चुकी है, एडवांस सर्जिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, राइट। सो आपको क्या लगता है कि इससे डेथ रेशोस कम हुए हैं या किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है एआई? आपके फील्ड में कैसे हेल्प कर रहा है? न्यूरो सर्जरी में पर से इतना एआई का अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। रोबोटिक सर्जरीज है बाकी सारे फील्ड में, बट न्यूरो सर्जरी में सिर्फ स्पाइन में अभी तक आए हैं रोबोट्स, बट न्यूरो सर्जरी के लिए पर से आया नहीं है अभी तक। तो देखते हैं आगे क्या एआई रेवोल्यूशन आता है, उस पर डिपेंड करता है। नाइस मैम। सो मैम जैसे मैंने देखा है न्यूरो सर्जरी एक बहुत क्रिटिकल डोमेन है एंड एक बहुत हाई लेवल डोमेन है, राइट। बट एट देन आप एक मदर भी है, एट देन आपकी फैमिलीज भी है। सो आप कैसे इसे मैनेज करते हैं? बिकॉज क्योंकि एज अ सर्जन तो आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे कब घर जाना है। कभी आपके पास में दिन में पेशेंट आ सकता है, कभी क्रिटिकल सिचुएशन नाइट में आपको जाना होता है, बिकॉज डॉक्टर की ना नॉर्मल 9 to 5 वाली लाइफ नहीं होती है, ये 24/7 होता है। सो आप कैसे मैनेज करते हैं इसे? सो डेफिनेटली इसमें जो मेन स्ट्रॉन्ग पिलर मेरे लाइफ का है वो मेरा हस्बैंड है, ठीक है। उसके सपोर्ट से ही मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, ठीक है। तो हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते थे, तो न्यूरो सर्जरी लेने से पहले भी हमारा ये डिस्कशन हुआ था, एंड ही इज लाइक द मेन पिलर एंड सपोर्ट ऑफ माय लाइफ। तो वो है तो बाकी सारी चीजें भी मैनेज हो पा रही है। फैमिली का सपोर्ट, अपने पार्टनर का सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या फील्ड है, वो आपसे क्या डिमांड करता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैमिली और आपका पार्टनर वो सेम पेज पे रहे, है ना। तभी ही ये जर्नी पॉसिबल है एज अ फीमेल इन दिस फील्ड, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। आई एग्री, राइट मैम। बिकॉज क्या होता है कि ये फील्ड ही एक ऐसी है कि जिसमें कोई ड्यूरेशंस नहीं होता है या कोई लिमिट्स नहीं होती है, इसमें अनलिमिटेड है सारी चीजें, एंड सारी चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना होता है, बैलेंस करना होता है, तब जाके ये सक्सेसफुली हो पाता है, राइट मैम। अभी मेरा एक बेसिक लास्ट सवाल है, एक कॉमन है, आप हमारे लिसनर को बताइए कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है कि लाइक इन्हें अगर अपनी लाइफ की हैबिट्स को चेंज करनी है या इन्हें अपनी हैबिट्स को चेंज करनी है, तो बेसिकली क्या बेसिक माइंड प्रैक्टिस हो सकती है और क्या क्या हैबिट्स को इनिशियल लेवल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो आप आपके ब्रेन को गिफ्ट दे सकते हो, अगर मैं कहूँ तो वो है अच्छी नींद। दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या ब्रेथ कंट्रोल। जो हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं वो काफी शैलो और क्या कहते हैं एक अनकॉन्शियस लेवल पे हम ब्रीदिंग करते ही रहते हैं। हम नहीं सोचते कि 5 मिनट के बाद मैं एक लंबी गहरी सांस लूंगा, है ना। वो प्रोसेस नेचुरली हमारे ब्रेन से एग्जीक्यूट हो ही रहा है। बट अगर हम उससे अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे लेके आए और हमारे ब्रेथ पे कंट्रोल, जो हमारा योगिक प्रैक्टिसेस है या फिर जो योगा में हमारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, वो अगर हम करेंगे रेगुलरली, तो उससे हमारे ब्रेन का हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल फ्री एडवाइस जो लोग नहीं समझते या नहीं समझना चाहते या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर डे टू डे प्रैक्टिस। इससे स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी अच्छा होता है, फोकस, रिटेंशन पावर, ये सब अच्छा होता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। एंड लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज मूवमेंट, एक्सरसाइज। डेली आपको 20 to 30 मिनट्स का जितना आपका बॉडी आपको सपोर्ट करे वैसा एक्सरसाइज करना ही है। उससे ब्रेन हेल्थ
हमेशा आपका अच्छा रहेगा। नाइस मैम, नाइस, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना काफ़ी वैल्यूबल टाइम निकाला एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को आपने बताई, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।